हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं और ये जो लगातार हर एक तरह के कंपटीशन में पूछा जाता है, वो चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ देख रखा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। लिविंग मतलब जीने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम इसमें अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा कि वेरिएशंस क्या होते हैं, डीएनए किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए क्या हम पूरी तरह से एकदम सेम टू सेम कॉपी तैयार करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस चेक कर लीजिए, और लास्ट की जो वीडियो है वो आपको वीडियो के लास्ट में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं ये भी मैंने पिछले क्लास के अंदर चर्चाएं आपसे कर ली हैं। लाइक फिजन है, बर्डिंग है, मल्टीपल फिजिंग। फिजन के अंदर भी दो होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। उसके बाद बर्डिंग हो गया, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। बहुत सारे तरह के, करीबन 7 तरह के मेनली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी। आज से हम उसको बारी बारी से देखेंगे कि वो किस तरीके से होती हैं, किसको क्या कहते हैं, और किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें भाग लेते हैं, और किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन पूरी फंक्शनलाइज होती है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला भाग, जिसका नाम है फ्यूजन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसके साथ आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी तरह के अगर मन में सवाल हो या फिर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स कर सकूं, ताकि आपके मन का जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसके बाद हम चलेंगे आज की वीडियो की ओर। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं चूंकि इसको शुरू कर रही हूँ तो उसको थोड़ी सी अ, थोड़ा बता देती हूँ कि आखिर वो होता क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन के लिए दो दो गैमेट्स चाहिए। एक मेल गैमेट्स और दूसरा फीमेल गैमेट। ठीक है, ये मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद हमारे यहाँ ज़ाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें ये दो जनरेशन जो चाहिए थे, ये नहीं चाहिए होते हैं। उसमें क्या चाहिए होता है, सीधा सीधा किसी एक से ही। जैसे मैंने यहाँ पे अभी अमीबा बनाया है, यहाँ पे आपको कहीं दो गैमेट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना, एक से ही दो में बटेंगे ये। तो यहाँ से क्या होता है कि ये फ्यूजन करके और डबल या ट्रिपल या कई बार मल्टीपल इस तरह के चीज़ों का जनरेशन करते हैं, इस तरह के डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ रही थी, है ना, किसका किसका, मेल और फीमेल का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सिंपल एक ही पेरेंट सेल की जरूरत हो रही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर कोई भी ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जो अपना मतलब जो जनरेशन कर रहा है, रीजनरेशन जो कर रहा है, वो अगर अकेले कर रहा है, उसके लिए उसको दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, इसमें केवल एक ही पेरेंट सेल होते हैं, और एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है कि अपनी जनसंख्या खुद ब खुद बढ़ा लेता है। जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, प्लांट्स में भी कई तरह के प्लांट्स हैं, और बहुत सारे ऐसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर बॉडीज हैं, जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के रिप्रोडक्शन के फॉर्म को
अपनाती हैं। तो चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने तरीके के ये होते हैं ये। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज फिजन के बारे में। तो फिजन भी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। आज की क्लास में हम इन दोनों फिजन्स को बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही एक्सप्लेनिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कर दें ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। अभी से लाइक कर दीजिए और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये वीडियो के तहत जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप इसके लिए दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिजन का मतलब क्या होता है अगर हम इसको समझे तो फिजन का मतलब होता है विभाजन, टूटना, है ना, डिवाइड होना। ठीक है। अब ये फिजन कितने तरीके से हो सकते हैं? तो दो तरीके से होते हैं। अब जैसे एक लकड़ी है ना, अब लकड़ी को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? या तो हम उसको दो भाग में एक बार तोड़ेंगे तो वो दो भाग में बट जाएगा, है ना। तो या तो उसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, नहीं तो उसको फिर हम बहुत छोटे छोटे कई पार्ट्स में भी बांट सकते हैं। 3 से 4 पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, 8-10 पार्ट में भी बांट सकते हैं, बहुत पतले पतले उसके सेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिजन जो होता है ये भी दो तरीके का होता है। जैसे मेनली इसमें ट्रिपल फिजन, फोर्थ फिजन ऐसे नहीं डाला गया। इसमें कहा गया कि अगर दो टूट के अगर एक लकड़ी दो भाग में बट रहा है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दो भाग में बट रहा है, तो उसको हम बाइनरी फिजन कहेंगे। और यही अगर दो से अधिक भाग में बट रहा है तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्लियर हुआ? मान लिया कि एक लकड़ी लिया मैंने, इसको बीच से तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद ये दो भाग में बट गया। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाइनरी फिजन। ठीक है। अब इसी लकड़ी को लिया, इसको बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया, तो इस तरह के जो मतलब डिवीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल डिवीजन कहेंगे ना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी जो फिजन होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, ये भी दो तरीके का होता है, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम बाइनरी फिजन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बाइनरी फिजन जो सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है वो समझा जा सकता है अमीबा के सेल में। अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर है। किस तरह का सेल है? यूकैरियोटिक सेल है ना। तो अब इसके अंदर किस तरीके से ये फिजन होता है हम इसको बहुत गौर से समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा सेल आपको नजर आ रहा है, ये पहले अमीबा है जो कि एक डाउटर सेल होगा किसी दूसरे सेल का, है ना। अब ये डाउटर सेल क्या होता है? ये अमीबा जो है वो धीरे धीरे मैच्योर सेल के रूप में बदलता है, यानी कि मैच्योर बॉडी के रूप में वो चेंज होगा। यानी कि अब वो जैसे हमारे अंदर भी होता है ना बिना मैच्योरेशन, यानी कि अगर हम मैच्योर नहीं होंगे जब तक तब तक हम क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से यूनिसेलुलर जीव भी जीते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी उसको मैच्योर होना जरूरी है। तो उसी तरीके से इसको मैच्योर सेल में परिवर्तित होते होना, मतलब छोटा सा सेल जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? मैच्योर बॉडी के रूप में चेंज होगा। अब क्या होगा कि जब मैच्योर हो गया ये, तो धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेशन, जो इसका न्यूक्लियस है ये क्या करना शुरू कर देता है? इलोंगेटेड होना शुरू हो जाता है, ना कि इसमें थोड़ी सी लंबा होना शुरू हो जाता है। अभी देख रहे थे कि गोल था पूरा न्यूक्लियस, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है क्या हो रहा है? जैसे जैसे इसकी सेल की साइज बढ़ रही है ये इलोंगेटेड होता चला जा रहा है, लंबा होता चला जा रहा है। आगे जाने के बाद ये और भी लंबा हो गया, और लंबा होने के साथ साथ आप देख रहे हो दो भागों में लगभग ये बंटना शुरू हो गया है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये न्यूक्लियस लंबे होने के बाद क्या होता है कि ये पूरी तरीके से बढ़ चुका होता है। ठीक है। और बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये जो आपको स्यूडोपोडिया देख रही है, ये बाहर की स्यूडोपोडिया जिसके द्वारा लोकोमोशन करता है कौन? अमीबा। ठीक है। तो ये स्यूडोपोडिया क्या होती है कि ये भी दो भागों में बंटना स्टार्ट हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते एक बार ऐसा समय आता है कि जब ये दो डाउटर सेल्स का निर्माण कर चुके होते हैं। ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे पहले न्यूक्लियस बढ़ गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म बढ़ गया, और साइटोप्लाज्म बढ़ने के साथ साथ ये स्यूडोपोडिया भी जो थे वो दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है।
तो ये चीजें आपने देखी कि किस तरीके से हो रहा है। एक सेल था अमीबा और उससे बन गए 2 डॉटर सेल। तो इसी तरह की फिजन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। एक मैच्योर सेल जब टूट के 2 अलग अलग डॉटर सेल में चेंज होता है तब इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये किस तरीके से होता है इसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होगा, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर बाइनरी फिजन होगा, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात कि सिंपली स्प्लिट इनटू 2 सेल, बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कुछ भी नया प्रोसेस नहीं है। केवल सेल जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है, इलोंगेट होने के बाद वो 2 भाग में बढ़ जाता है। तीसरी बात कि होता कहाँ कहाँ है, तो इट मेनली अकर्स इन अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स और लेशमेनिया नामक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो कि कालाजार को काउज करने का काम करते हैं। लेशमेनिया कालाजार को काउज करता है। इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच वन इज microorganism is which organism is responsible for कालाजार, तो इसमें क्या होगा, लेशमेनिया। तो ये लेशमेनिया के अंदर भी क्या होता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वो भी बाइनरी फिजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ी न्यूक्लियस की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो कोई बात नहीं, इसको माइनस कर लीजिएगा, इसमें ओ नहीं होगा, NUCLEUS। ठीक है। तो न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्टली एंड देन साइटोप्लाज्म। अभी भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहा है कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म भी अलग अलग 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। तो आई होप कि बाइनरी फिजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीपल फिजन की ओर। तो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि कई बार आपने मकड़ी देखा है, मकड़ी के अंडे किस तरीके से होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो अगर घर में मकड़ी लगाती है, जाल लगाती है, तो उजला उजला कुछ वो दीवार में चिपका होता है ना। और वो दीवारों में जो वॉल के अंदर चिपका होता है, किसी भी वॉल के अंदर जो हम लोग घर में मकड़ी का जाल लगा होता है, उसमें आप देखेंगे कि दीवारों के पास कुछ चिपका हुआ है। उसको अगर आप साफ करोगे तो अंदर ही अंदर बहुत सारे मकड़ी के अंडे मिलते हैं। देखा है इस तरह का? अगर नहीं देखा तो कभी देखने का प्रयास कीजिएगा। तो उसके अंदर उस एक सेफ्टी वॉल के अंदर वो बहुत सारे अंदर अंदर वो अपने एग्स को निर्माण करते। तो एग, देखिए हम ये नहीं कह रहे, मेरा कभी भी ये मतलब नहीं है कि जो मकड़ी है वो इस तरीके से फिजन करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं, बिल्कुल नहीं। उनके जिस तरीके से अंडे स्टोर होते हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या होते हैं कि एक लेयर बनाते हैं, वो प्रोटेक्टिंग लेयर, और उस प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर बहुत सारे जो मकड़ी के अंडे होते हैं वो भरे पड़े होते हैं। फिर जैसे ही ये मकड़ी के अंडे से मकड़ियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं तो ये वॉल अपने आप टूट जाता है, और वॉल टूटने के बाद धीरे धीरे ये सारे के सारे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर उसको तोड़ के देखिएगा शुरुआती दौर में ही, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे अंडे दिखाई देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीपल फिजन के अंदर भी होता है। कोई भी जो मल्टीपल फ्यूजन करने वाले जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं कि पहले अपना सेल एलोंगेशन करते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले तो उसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए। मैंने पहले बताया कि कोई भी रिप्रोडक्शन के पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मैच्योरिटी का होना बेहद ज़रूरी है। तो जब तक ये मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे भागों में अंदर ही अंदर टूट जाता है। ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वो टूट के डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के साथ साथ वो अपने सेल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। शरीर के बाहर नहीं, वो अपने बॉडी के अंदर ही। ठीक है। अंदर ही अंदर क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद वो अपना अपना सेल बनाना स्टार्ट कर दिया। और सेल जब ये बन जाते हैं तब क्या होता है कि जब ये सेल पूरी तरीके से अपना काम करने के लिए रेडी होते हैं, तब ये क्या होता है कि इसके जो वॉल होते हैं ऑटोमेटिकली ये वॉल टूट जाते हैं, और टूटने के बाद ये जितने भी सेल्स बने हुए हैं ये एक बॉडी के बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग। ठीक है। मतलब एक ही बार विस्फोट हो जाना। समझ में आ रही बात कि जैसे क्या हम हीलियम के बारे में पढ़े हैं। मतलब वो क्या, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो क्या होता है कि एक ही बार वो निकला, उसके बाद वो फॉर्मेट किया अपना अपना वो मल्टीपल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो रहा है कि एक ही बार में बहुत सारे सेल जो हैं
वो फॉर्मेट हो रहे हैं और बॉडी के बाहर निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बॉडी के बाहर होता है, ये बॉडी के अंदर ही होता है। मल्टीपल फिजन जहाँ भी होती है, ये क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर ही रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम मतलब कहेंगे कि रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। अपने सेल, एक सेल था प्लाज्मोडियम का सेल इस तरह का काम करता है। प्लाज्मोडियम क्या है भाई? मलेरिया का जो जीवाणु है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम सेल्स ऐसे तो सिकल सेल में होते हैं, इस तरीके से होते हैं हाशिए के आकार के। सिकल सेल्स में इसका सेल्स होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको इस तरह का बनाया है ताकि आप इसमें बहुत अच्छे से समझ जाए। तो ये भी कहाँ होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। दूसरी बात की डिवाइड इनटू मेनी डाउटर सेल, ये बहुत सारे डाउटर सेल्स का निर्माण करता है। तीसरा, दिस टाइप ऑफ फिजन अकर्स इन प्लाज्मोडियम विच काउज मलेरिया। यहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि प्लाज्मोडियम क्या करता है, वो मलेरिया को काउज करने का काम करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो आपके दोस्तों तक भी बहुत आसानी से पहुंच सके। उनका भी जो अभी लॉकडाउन की वजह से जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी आराम से पढ़ सके। साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आती हैं इसे पढ़ने के बाद, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछिए, ताकि हम आपको जितने भी डाउट हैं उसको सॉल्व कर सकें। मैं जितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकूं, ये उतना मेरे लिए अच्छा होगा और उतना ही मुझे अच्छा फील होगा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।